Good morning, class 7th. So, students, we are on chapter number 4, the Mughal Empire, and this chapter is related to a history portion. And in this class, by completing our last portion, which is related to the administration, and that point is the Mansabdars and Jagirs, by this topic, we will complete this chapter. So, the administration is mainly divided into 4 parts in the Mughal Empire: central administration, provincial administration, revenue, and Mansabdars and Jagirs. So, in the previous class, we have discussed the revenue, we have discussed the central administration, provinces, all we have discussed. And this class, we will continue this administration process by completing Mansabdars and Jagirs. So what do you mean by मनसबदार? मनसबदार हम किसे बोलते हैं? क्या वो एक आदमी है या फिर कोई एक चीज है? आखिर ये है क्या? So here is a book. First of all, let me introduce you with a book. This is a book, and for this topic, the Mansabdars and Jagirs, you have to open page number 38. So मनसबदार है क्या? The most important feature of the Mughal administration was the मनसबदारी system. So मनसबदारी system में क्या होता है? The term मनसब, जिसे बार बार बोला जा रहा है, the term मनसब, a rank और a position, ये कोई आदमी नहीं है, ये कोई चीज नहीं है, ये कोई मेटल नहीं है, ये क्या है? एक रैंक है, एक पोजीशन है. द मनसबदार, जिसे वो रैंक या पोजीशन दी जाती है, उसे मनसबदार बोला जाता है. सो द मनसबदार वाज द ऑफिशियल हु हेल्ड दिस रैंक. जिसको ये रैंक दी गई वो क्या कहलाएगा? मनसबदार कहलाया जाएगा. एंड दिस सिस्टम मींस द मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर. सो आई एम अगेन रिपीटिंग व्हाट डू मीन बाय मनसबदार. मनसबदार एक पोजीशन है, एक रैंक है. जैसे क्लास में मॉनिटर की रैंक हो जाती है, तो मॉनिटर कोई एक चीज नहीं है, ना ही वो कोई ड्रेस है, ना ही कोई वो कोई मेटल है. वो एक रैंक है जो एक बच्चे को दी जाती है, ये एक स्टूडेंट को दी जाती है. तो यहाँ पर वही बात है, मनसबदार भी एक रैंक है, एक पोजीशन है. Now, what are the chief features of Mansabdari? So, in this class, we will discuss the 4 major chief features of Mansabdari system. So, let's start with the very first point. Grading system है. Grade मतलब A, B, C, D, E. ये grade मिलता है ना. A means it's excellent, fantabulous. B means okay, very good. C means you can do better, and D means you have to work hard. E means work more hard. इस तरीके से ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पर भी है. ग्रेडिंग सिस्टम है यूज बाय मुगल टू फिक्स रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज. मतलब जितने आपके पास मनसबदारी मतलब एक हायर पोजीशन वाली रैंक है. आप हायर पोजीशन पर, इसका मतलब आपकी रैंक ज्यादा ऊंची है, आपको सैलरी ज्यादा मिल रही है, और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पास सबसे ज्यादा है. तो यहाँ पर क्या है? ये ग्रेडिंग सिस्टम है. A, B, C, D, E. रैंक एंड सैलरी जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज कहलाती हैं. I'm again repeating this line. Rank and salary was determined by a numerical value called jat. The higher the jat, जितना ऊंचा होगा जाट की पोजीशन, उतनी ही प्रेस्टिजियस होगी उस इंसान की पोजीशन जो उसको गेन कर रहा है, और उतनी ही उसकी ज्यादा सैलरी होगी. तो जितने ज्यादा हाई ग्रेड पे होगा वो, उतनी ज्यादा उसको सैलरी मिल रही है, उतनी ही ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, एंड उतनी ही ज्यादा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है. काम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इंक्लूड करेंगे हम. नाउ द मनसबदार्स मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ फिक्स नंबर ऑफ सवार और कैवलरी मैन. अब देखिए, मेरे पास बहुत सारी मनसबदारी हैं, मेरी रैंक ऊंची है, तो यहाँ पर मैं 1-2 घोड़सवार को तो, या फिर 1-2 पैदल सवार को तो लेके नहीं चलूंगी. तो यहाँ मेरी बात आ रही है कैवलरी मैन की बात आ रही है, सवार की बात आ रही है, घुड़सवार की बात आ रही है. तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मैं क्योंकि एक मिलिट्री एरिया के अंदर हूँ, मनसबदार, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि उसे एक फिक्स नंबर, मुझे इतने कैवलरी मैन रखने ही चाहिए, रखने ही पड़ेंगे. The Mansabdars brought his cavalry men for review, got them registered, their horses branded, and then received money to pay them as salary. अब देखिए, उनको जो कैवलरी मैन है उनके रिव्यू के लिए उन्हें बुलाया जाता है, एंड उन्हें रजिस्टर, उनके जो घोड़े हैं उनको रजिस्टर किया जाता है. दे गॉट देम रजिस्टर्ड, देयर हॉर्सेस ब्रांडेड, एंड उसके बाद
देन रिसीव्ड मनी टू पे देम एज सैलरी, और उसके बदले उन्हें एक सैलरी या पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी मिलता है। इस पॉइंट को थोड़ा बहुत क्लमजी है, मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ। मनसबदार को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के आधार पर कुछ घुड़सवार रखने पड़ते हैं, जिसे हम एक स्टेटस सिंबल नहीं बोलते कि मेरे पास इतनी गाड़ियां होनी चाहिए, अगर इतनी सैलरी आप कमा रहे हो, ये फैसिलिटीज होनी चाहिए, बेसिक अमेनिटीज होनी चाहिए। तो वही बात है, मनसबदार को अपने कैवलरी मैन को रिव्यू करने के लिए वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उनके हॉर्सेस को रजिस्टर्स कराना पड़ता है, और फिर उसके बाद उन्हें उनके हिसाब से सैलरीज मिलती हैं। Now, the next point is Mansabdars received their salaries as revenue assignment called जागीर्स। अब उन्हें पैसे कहाँ से मिलेंगे, वो कहाँ से कमाएंगे? तो रेवेन्यू उन्हें मिलेगा। रेवेन्यू मतलब जिस तरीके से टैक्स हम लोग पे करते हैं, तो उस तरीके से रेवेन्यू पे किया जाता था बाय द जनता, हम इसे बोले जो जनता है अकबर की, वो रेवेन्यू को देती थी। तो रेवेन्यू की वजह से ही उन्हें पैसे मिलेंगे। तो आई एम रिपीटिंग द लाइन, मनसबदार रिसीव देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइंड कॉल्ड जागीर्स विच वर लाइक इक्ताज ऑफ सल्तनत पीरियड। इक्ताज हम लोगों ने देखा था, लैंड सर्फेस एरिया, इक्तेदाज देखे थे हम लोगों ने जो उनको ओन कर रहे थे, तो वही इक्ताज है ये। तो क्या है, आपको एक जमीन दे दी और उसके आप मालिक हो, वो जागीर है आपकी। जागीर हम बोलते हैं ना कि ये मेरी चीज मेरी जागीर है, मतलब ये मेरे अंडर में है। तो लैंड सर्फेस एरिया दे दिया जाता है, वहां से जितना रेवेन्यू निकला वो आपकी सैलरी के अंदर जाएगा। बट अनलाइक मुक्तीज, मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्टर देयर जागीर। पर जरूरी थोड़ी जिस जागीर को आपने आपके अंडर दिया जाए आप वहां रहो जाके। आपको 5000 मनसबदारी 5000 जगह दी गई, तो आप 5000 जगह जाके थोड़ी रह सकते हो, या 5000 जगह की को एडमिनिस्टर कर सकते हो। तो यहाँ पर बात हो रही है मनसबदार वहां पे नहीं रहते थे या फिर एडमिनिस्टर नहीं करते थे अपने जागीर को। दे ओनली हैड राइट टू कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। उनका क्या काम है, रेवेन्यू कलेक्ट करना, विच वॉज डन बाय अदर ऑफिशियल्स विच द मनसबदार themselves served in some other areas। और जिन्हें रेवेन्यू कलेक्ट करना उनका मेन मकसद था, और मनसबदार कुछ लोगों को अपॉइंट करते थे जो मनसबदार की तरफ से रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे। तो वही बात है, लैंड सर्फेस एरिया, मुक्ति, इक्ताज, हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के टाइम पे देखा था कि जो सल्तनत पीरियड के जो रूलर्स थे वो इक्ताज पे, जो स्लेव्स हैं उन पे ज्यादा भरोसा करते थे, उनके अंडर में जमीन होती थी, फिर उन पर नजर रखी जाती थी। ये सारी चीजें देखते हुए हम आगे बढ़े हैं। यहाँ पर भी वही चीज हो रही है, सेम चीजें। नाउ एक इन अकबर्स रीजन द जागीर्स वर केयरफुली असेस्ड। अब ऐसा नहीं है कि जागीर को यूं ही छोड़ दिया गया, उस पर एक नजर रखी जाती थी। कैसे? हेंस द रेवेन्यू वर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ मनसबदार। जितना रेवेन्यू निकला वो किसकी सैलरी के बराबर है, मनसबदार की सैलरी के। बाय औरंगजेब्स रीज, यहाँ पर अकबर और औरंगजेब की दोनों की रीज के बारे में बात की जा रही है। द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वॉज मच लेस देन द ग्रांटेड सम। देयर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ नंबर्स ऑफ जागीर। As a result, many जागीरदार try to extract as much as revenue as possible for forcing the peasants। उन्हें क्या चाहिए, ज्यादा ज्यादा पैसा चाहिए। अब क्या हो गया, पैसे की कमी हो गई, नंबर्स ऑफ जागीर्स की कमी हो गई, जो पैसे मिल रहे हैं, जो कलेक्शन हो रहा है वो कम हो रहा है। तो जब आपको मतलब जब आपको रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो आपको सैलरी भी नहीं मिलेगी। तो क्या करते थे जागीरदार, वो फोर्स करते थे, एकदम निचोड़ देते थे। निचोड़ मतलब ऐसे नहीं, मतलब उन्हें परेशान किया जाता था ताकि पीजेंट से, जो हमारे किसान है, उनसे ज्यादा से ज्यादा पैसे निकलवाए जा सके। अब इस चीजों में पिसता कौन है, पीजेंट पिसते हैं। द पीजेंट सफर्ड द जागीर एंड जागीरदारी क्राइसिस accentuated the fall of the mighty मुगल एम्पायर। इस वजह से बहुत सारे पीजेंट्स जो थे परेशान हुए थे, उन्होंने रिवोल्ट्स वगैरह किए थे, अपनी आवाज ऊंची की थी, जिस वजह से जो हमारे बहुत ज्यादा फेमस और सक्सेसफुल मुगल एम्पायर था उसकी एक तरीके से डिक्लिनेशन हो गया था, उसका फॉल हो चुका था। ऐसा नहीं धड़ाम गिर गया, इसका मतलब ये है कि उसका पतन होने लग गया था, सक्सेसफुल उतना नहीं रहा बिकॉज ऑफ दीज टैंट्रम्स। Now, our last topic of this chapter is according to the mansabdari system। उसके अंदर होता क्या क्या था, every officer was given a mansab और rank। रैंक है, ये बता दिया हम लोगों ने आपको इस स्लाइड के अंदर कि मनसब का मतलब क्या होता है, रैंक है, पोजीशन है। एवरी ऑफिसर वॉज गिवन अ मनसब, जैसे हम ऑफिसर है हमको एक रैंक दी जाती है।
अब 5000 मीन्स 5000 मनसबदारी हैड टू मेंटेन 5000 ट्रूप्स। अगर आपके पास 5000 मनसब है या फिर मान लिया गांव हैं, विलेजेस हैं, एरियाज हैं, तो आपको 5000 ट्रूप्स भी संभालने पड़ेंगे, उसे मेंटेन भी करना पड़ेगा। A मनसबदार had to supply to the king the fixed number of troops। और जब राजा को जरूरत होगी वॉर के टाइम पे तो आपको वो सेना प्रदान करनी पड़ेगी राजा को। आपको उस एरिया का हेड बनाया हुआ है, पर हेड बनाने के साथ साथ आप उसके अंदर आर्मी रख लो, पर राजा को जब जरूरत पड़ेगी आपको अपनी आर्मी राजा को प्रोवाइड करवानी ही पड़ेगी। द मनसबदार वर पेड थ्रू जागीस, और उनके अंडर में जितनी भी जागीस है उन्हीं से जो रेवेन्यू निकल रहा है वही उनको एज अ सैलरी मिलता था। द जागीस वर अलाउड अकॉर्डिंग टू द रैंक ऑफ द मनसब। जागीस मेंट दैट ही वॉज ग्रांटेड लैंड एंड नॉट कैश। उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं, पैसे उन्हें कहाँ से मिल रहे हैं, रेवेन्यू की तरीके से मिल रहे हैं। पर जब हमने उन्हें मनसबदारी दी, मनसबदारी का मतलब हमने लाखों करोड़ों रुपए नहीं दे दिए, मनसबदारी एक रैंक है, मनसबदारी में हमने उन्हें लैंड दिया, हमने उन्हें ग्रांट किया है लैंड, न कि कैश प्रोवाइड करा है। अब वो जो लैंड है उसमें से वो जितना ज्यादा रेवेन्यू निकाल सकते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ बात की जा रही है द जागीर्स वर अलाउड अकॉर्डिंग टू द रैंक ऑफ द मनसब। कितनी ज्यादा जागीर्स है आपके पास उतनी ज्यादा आपकी रैंक ऊंची रहेगी। ग्रेडिंग सिस्टम है, दैट वी हैव डिस्कस्ड। A मनसबदार कुड बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मान लिया उसने कुछ गलत काम कर दिया तो उसकी पोजीशन जो है शिफ्ट करवा दी जाती थी। आप ज्यादा एक जगह पे ज्यादा ताकतवर बन गए तो वो नहीं होने देना है, आप किसी को असॉल्ट कर रहे हो वो नहीं होने देना है, आपकी जगह जो है शिफ्ट करवा दी जाती थी। दिस प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम बिकमिंग मोर पावरफुल आएगा, आई थिंक सो। यस, टू यहाँ पर एक बार, बिकॉज सम मिसप्रिंटिंग इज हैपनिंग हियर, सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन, डिस्टर्ब हो गए हैं आप लोग, सॉरी फॉर दैट। नाउ टू पावरफुल, टू मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए, ऐसा होने ही नहीं देना है उनको। नाउ व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट पोर्शन, जनरली अ पर्सन वाज अपॉइंटेड एट अ लो रैंक। पहले ऐसा नहीं है, पहले उसे बहुत सारे मनसब दे दिए, पहले उसे निचले लोअर रैंक पे उसको अपॉइंट किया जाता था। धीरे धीरे उसको अकॉर्डिंग टू देयर सर्विस उसे और मनसब भी प्रोवाइड करवाए जाते थे। In addition to soldiers and horses, a fixed number of elephants, camel had also to be maintained by the मनसबदार। हमने बोला था 5000 मनसबदार हैं तो 5000 ट्रूप्स भी आपको संभालने पड़ेंगे। उसी तरीके से जैसे आपके पास मनसबदारी उस हिसाब से आपको सोल्जर्स दिए जा रहे हैं, घोड़े दिए जा रहे हैं, एलिफेंट्स दिए जा रहे हैं, कैमल्स दिए जा रहे हैं, ताकि आप अपनी मनसबदारी को मेंटेन कर सको। अब जो मनसबदारी है वो हेरिडेटरी नहीं है कि किसी के फादर के पास 5000 मनसबदारी उसके बेटे के पास भी उतनी होगी, नहीं। जो अगर किसी के फादर की डेथ हो जाती है, व्हेन अ मनसबदार डाइड, जितनी भी मनसबदारी है ना वो उससे वापस ले ली जाती है और किसी और को दे दी जाती है। तो हेरिडेटरी नहीं है कि इनके बेटे को मिली, इनको मिली है, दादाजी को मिली है तो उनके बेटे को मिलेगी, फिर उनके बेटे, इस तरीके से हेरिडेटरी नहीं होती थी मनसबदारी। सो बाय दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ the Mughal Empire. In the next class, we will discuss the rest of the question and answers, which is related to question number F. We have done question number A, B, C, D, and E. We have done in the previous class. So I hope you all have understood the Mansabdari system very well. If you have any confusion, you can ask. So thank you for today's class.